Hey guys, what is up people? This is Abhishek, Master Teacher Office at Vedantu. कैसी चल रही मुझे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों? सब बढ़िया एकदम? तो भाई साहब रेडी हो जाओ आज के सेशन के लिए बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन एनी यूट्यूब चैनल द सेशन इज कमिंग अप एंड द सेशन इज द टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द पास्ट 10 years ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस. ऐसा एक वीडियो किसी भी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वेदांतु चैनल मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वेदांतु 9 चैनल राइट नाउ एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन बिकॉज आज तो बहुत मजा आने वाला है. आज मैं आप लोगों के लिए भाई जो वो सवाल है जो पिछले 10 साल में 3 बार रिपीट हुए हैं, 4 बार रिपीट हुए हैं, 2 बार रिपीट हुए हैं, टॉप 10 सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लाया हूं. इनफैक्ट सिर्फ वो नहीं है, आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो सेम क्वेश्चन है वो कैसे घुमा फिराकर आपको किसी दूसरे साल दे दिया जाता है, वो भी आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूं. कम से कम 2 से 3 वैरायटी, किसी किसी तो 4 वैरायटीज में आज लाया हूं आपके लिए. तो भाई साहब आज बहुत मजा आएगा. आई होप आप लोग इस वीडियो के एंड तक देखोगे. मैं ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा आपका, जितना भी अभी वक्त हो रहा है इसके आधे घंटे में पूरा सेशन खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप इनमें ज्यादा वक्त बिताओ. बस समझ लो कि ये सवाल रिपीटेड है, बस नोट डाउन करो. 10 सवाल ये ना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेना मैं. अब इसके अलावा कहीं और भी किसी भी और चैनल पर अगर ये रिपीट होता है, ये सेम सेशन टाइप अगर रिपीट होता है तो स्पैम कर देना उस चैनल में कॉपी फ्रॉम वेदांतु. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. एक बार होता बल्ले बल्ले बोल दो चैट पे, फिर शुरू कर देंगे. ठीक है बेटा, चले बल्ले बल्ले आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला सवाल ये आपके सामने दिख रहा होगा. 2015 में रिपीट हुआ है, 2017 में रिपीट हुआ है, 2018 में रिपीट हुआ है, 2020 में भी रिपीट होता, 2019 में भी रिपीट होता, 2021 में भी रिपीट होता अगर ये टॉपिक सिलेबस के बाहर नहीं होता कोविड के टाइम पे. लेकिन गेस व्हाट, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है इस बार. और वो क्वेश्चन है क्या, किसके ऊपर है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर है. बहुत बहुत बार ये सवाल आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अब सवाल क्या आप देखो ध्यान से, बहुत मजा आ जाएगा. देखो, A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from it. सिंपल सी बात है भाई, 3 मीटर दूर चीजें दिखाई नहीं दे रही है, दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चे को क्या होना चाहिए? बच्चे को डेफिनेटली होना चाहिए मायोपिया. बात खत्म. आगे, स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट. इसकी वजह क्या हो सकती है और डायग्राम बनाना है. तो कम से कम भाई 3 से 5 मार्क का सवाल है, कितना रिपीटेड देखो. ठीक है, क्या रीजन हो सकता है? मायोपिया होता क्यों है समझते हैं. जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ये आंखें आपके सामने आ गई. ठीक है, जब दूर की चीज देखनी होती है तो दूर की चीजों से लाइट रेस आपकी आती है पैरेलल, पता है आपको, है ना, और ये फिर कन्वर्ज होती है आपके रेटिना पे. तो ये हो गया आपका नॉर्मल ह्यूमन आई. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक मायोपिक आई थी, कि मतलब जिस इंसान को मायोपिया है उसके लिए जब दूर की चीजें, दूर से अगर रोशनी आती है तो लाइट रे जो है वो कन्वर्ज रेटिना पे नहीं करती है, वो कन्वर्ज कर देती है रेटिना से पहले. रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर जाती है, जिसकी वजह से आपको जिसे धुंधली ब्लर नजर आती है. तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सही, इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक और आंख बनाता हूं. अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, दूर से आपकी किरणें आई, दूर से आपकी किरणें आई है. ठीक है, कहां कन्वर्ज हो रही है? वो कन्वर्ज हो रही है आपके यहां पे. ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है मेरे को ये कोशिश करनी है कि भाई साहब ये जो लाइट रेस है थोड़ा सा डाइवर्ज हो और फिर रेटिना तक कन्वर्ज हो. करेक्ट, तो डाइवर्ज करने के लिए मैं कौन सा लेंस इस्तेमाल कर सकता हूं? कॉनकेव लेंस. बात खत्म. स्पैम करो भाई साहब, स्पैम करो. कॉनकेव लेंस स्पैम हो गया. तो लाइट रे आपकी यहां से थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई और यहां से भी थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई. अब डाइवर्ज होने के बाद जब मैंने कन्वर्ज किया मेरे आंखों के कॉन्वेक्स लेंस ने, तो उसने रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका करेक्शन. अब यही सेम सवाल आपके लिए पूछा सकता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी. ठीक है, बट देखेंगे, अब देखते हैं यहां पे क्या सीन है. दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस डिफेक्ट के रीजंस क्या क्या है. बहुत सिंपल है, अगर आपका आईबॉल लंबा है, इफ यू हैव एन एलोंगेटेड आईबॉल, फिर ये सीन हो सकती है. दूसरा क्या रीजन होगा भाई साहब? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो लेंस है, मैं बताता हूं, दोनों तरीके बताता हूं. देखो, मान लो अगर आप एक थिएटर में बैठे हुए हो, ठीक है, थिएटर में बैठे हुए हो और थिएटर में बैठ कर आप मूवी देख रहे हो. प्रोजेक्टर से रोशनी आ रही है, स्क्रीन पे पड़ रही है. ठीक है, और जब स्क्रीन पे बराबर पड़ती है तो आपको पिक्चर क्लियरली दिखाई देगी. मान लो, सिर्फ मानो, ऐसे प्रोजेक्टर से लाइट रे आ रही है और आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन से पहले प्रोजेक्टर इमेज बना रहा है, फर्स्ट रो पे इमेज बना रहा है, स्क्रीन पे नहीं बना रहा, तो आपको पिक्चर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना, ठीक से. एग्जैक्टली. तो वो होता है मायोपिया के केस में कि प्रोजेक्टर से लाइट रे आ रही है, स्क्रीन पे नहीं बन रही है, स्क्रीन से पहले बन जा रही है. फिर आपने क्या लगाया? फिर आपने कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाया
और फिर अब आपके लिए ये जो इमेज है वो अब बराबर स्क्रीन पे बन रही है। समझे बात? करेक्ट। तो अब ये हो कैसे सकता है यार? मान लो ठीक है, थिएटर वाले ने जब थिएटर बना रहा था तो प्रोजेक्टर जो है कम पावर का ले लिया, है ना, और रेटिना और जो की स्क्रीन थी होनी चाहिए थी कम पावर वाले प्रोजेक्टर के लिए यहाँ पे, लेकिन बहुत जोश में था थिएटर वाला तो उसने थोड़ा और लंबा बड़ा थिएटर बना दिया और स्क्रीन को यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर क्या गलती है बेचारे की? गलती तो आपके थिएटर के ओनर की है ना। उसने इतना बड़ा थिएटर बना दिया और स्क्रीन इतने दूर रख दिया, तो प्रोजेक्टर तो यहीं तक प्रोजेक्ट कर पाएगा, यहाँ तक कैसे करेगा? वही सेम चीज होती है, एक कॉज इस चीज का, जहां पे आपका लेंस बराबर काम कर रहा है लेकिन आपका आई बॉल ही, थिएटर ही इतना बड़ा है कि स्क्रीन पीछे है, रेटिना पीछे है। हाँ, तो इसको कहते हैं एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? जब प्रोजेक्टर सस्ता होगा तो क्या करोगे आप, है ना? थिएटर बराबर है, प्रोजेक्टर सस्ता है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो रोशनी तो फिर पहले ही बनाएगा ना, इमेज तो पहले बना देगा वो दूसरा कॉज है, व्हेन योर लेंस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अब लेंस कैसे कोई ठीक से काम नहीं कर सकता? देखो यार, जब भी हमें दूर की चीजें देखनी होती है ना, तो दूर अगर देखनी होती है तो आपकी आंखें बड़ी होती है, लेंस लंबा होता है, फोकस वहां तक जाती है, दूर तक जाती है, तो फोकस लंबा होता है, ठीक है, आपकी आंखों का। जब नजदीक की चीज देखनी होती है तो फोकस पास आता है, आपकी फोकस ऐसे आ जाती है, छोटी हो जाती है लेंस आपकी। तो दूर की देखनी है तो लेंस को लंबा होना पड़ेगा, अगर ठीक से लंबा नहीं हो रहा है वो, तो फिर आपको ये इशू हो सकती है ना? तो कर्वेचर ज्यादा है उसका, लेंस का, इस वजह से आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया पहला क्वेश्चन। अब इसके सिमिलर वैरायटीज देखो, ये तो हो गया, अब सिमिलर वैरायटी देखो इसका। अ स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, बोल दिया सीधा, इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट्स प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर, 3 मीटर के बदले 5 मीटर। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन, सेम रीजन बता दिया, ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइजन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम explained. Why the student is unable to see distinctly the objects placed beyond 5 meter? Myopia. The type of the corrective lens used to restore proper vision and how this defect is corrected by the use of this. Same सवाल, बस वर्डिंग्स अलग कर दिए, बुद्धू थोड़ी ना, है ना। अब आगे देखो, ये भी हो गया। अब सेम रिपीटेड। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलरी मसल्स इन द ह्यूमन आई। पता है हमें इंपॉर्टेंस क्या है? लेंस का जो लंबा करना होता है, छोटा करना होता है ना, सिलरी मसल ही करता है, ठीक है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन दैट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स इन ओल्ड एज, प्रेसबायोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से दूसरा सवाल, व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर रिक्वायर्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली? प्रेसबायोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। अक्षय सिटिंग इन द लास्ट रो इन हिज क्लास कुड नॉट सी द क्लियरली। सेम आ गया, अब देखो सेम ब्लैक बोर्ड वाला एग्जाम्पल आ गया, सेम ब्लैकबोर्ड वाला एग्जांपल आ गया। देखो, when the teacher noticed it, he announced if any student sitting in the front row could volunteer to exchange his seat with Akshay, Salman immediately agreed to exchange his seat with Akshay. He could now see the words written in the blackboard clearly. इतनी बड़ी कहानी पूछ के सेम सवाल पूछेंगे। The teacher thought it fit to send the message to Akshay's parents, advising them to get his eyesight checked. ठीक है। In the context of the above event, answer the following questions. Which of the defect vision is Akshay suffering from? Myopia. इसके रीजंस क्या होते हैं? Which lens is used to correct this? Concave lens. State the values displayed by the teacher and Salman. ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो आपको नहीं आ रहा है इस बार। In an opinion, in what way Akshay can express his gratitude? ये दोनों नहीं आ रहे आपको, क्योंकि ये पहले आता था जिसको हम कहते थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या वैल्यू दिखा रहा है? प्यार दिखा रहा है, लॉयल्टी दिखा रही है, करेज दिखा रहा है, वो सब आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। बट यू गेट द आइडिया कि वैराइटीज कैसे हो सकते हैं, है ना। तो भाई इतनी बढ़िया चीज चल रही है, इतना अच्छा सेशन है ये भाई, इतना अच्छा टॉपिक निकला मेरे को ना, मेरे आइडिया पे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो आई एम तो वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम होपिंग कि आप लोग भी हमको लेकर प्राउड है। तो भाई मेक श्योर दैट इस वीडियो को आप जितनी दूर पहुंचा सको पहुंचाओ, शेयर करते जाओ, अभी के अभी शेयर करो अभी के अभी। व्हाट्सएप पे डालो, अपने स्कूल ग्रुप्स में डालो, टेलीग्राम ग्रुप्स में डालो, इतने तो ग्रुप्स बना के रखे हैं आपने। इंस्टाग्राम पे फोटो लेकर डालो कि भाई ये सबसे हिट सीरीज होना चाहिए हमारे इस साल का, टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसी में से और भी रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सवाल आपको हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी आ सकता है इस साल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2015 में रिपीट हुआ है, 2018 में रिपीट हुआ है। क्या सवाल है? व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ ए लेंस? पावर ऑफ ए लेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेस। खत्म। राइट इज SI यूनिट। SI यूनिट इज कॉल्ड एज diopters. A student uses a lens of focal length 40 cm and another of 20 cm. Write the nature and power of the lens. 40 cm है, पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है। नेगेटिव 20 सेंटीमीटर है, नेगेटिव है, कॉन्केव लेंस है। नेगेटिव फोकल लेंथ वाले कॉन्केव लेंस होते हैं, पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स नेगेटिव फोकल लेंथ वाले कॉन्केव लेंस होते हैं, पॉजिटिव वाले कॉन्वेक्स होते हैं।
अगर आपके चश्मों का पावर नेगेटिव है तो आपने कॉनकेव लगाया हुआ है, अगर पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लगाया हुआ है। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। नेचर तो मैंने बता दिया, पावर कैसे निकालोगे आप, पावर इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। पहले 1/40 करोगे गलत होकर दोगे, क्योंकि पावर के फॉर्मूला में हमेशा आपका फोकल लेंथ मीटर्स में होता है, तो 1.40, ठीक है। 1.4 करोगे, 1/4 करोगे, 0.4 करोगे, कितना जवाब आएगा। 100/40 करोगे तो 10/4 आएगा, है ना। 10/4 क्या जवाब होता है, 2.5, करेक्ट। तो 2.5 डायोप्टर्स पॉजिटिव जवाब हो गया। दूसरे का पावर कितना होगा, सिंपल सी बात है, 1/-(-)2 यानी कि 10/20, करेक्ट। 100/20, 0 कट गया, 10/2, 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर कर लिया आपने। तो ये हो गया 2015-18 का सवाल, इसी का रिपीटेटिव वर्जन। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ ए लेंस, समझ गए। डिफाइन एसआई यूनिट, समझ गए। You have two lenses A and B of focal length 10 cm and -10 cm. State the nature and power of each lens. समझ गए। कर सेम है ना भाई। Which of the two lenses will form a virtual and magnified image of an object placed 8 cm from the lens? भाई which of them will form a virtual and magnified image? Virtual and magnified image आपको कोई और लेंस नहीं देगा, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस देता है। 6th रे डायग्राम जो बताता है कि भाई आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपका F1 यहां पे आया, बताया जा रहा है कि टू लेंसेज ए बी फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपका ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 8 सेंटीमीटर पे है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस है जो आपकी लाइट रे को ऐसे निकालेगा और वर्चुअल इमेज ऐसे देगा। ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर में है, यानी कि फोकल लेंथ और आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है वो, करेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है भाई। इतना इजी सवाल है ना, रिपीटेटेड, देखो कितना रिपीटेड है। और कोई वैरायटी है नहीं, कोई और वैरायटी नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं। 2010, 2012, 2018, हम मजाक नहीं कर रहे थे जब हमने कहा आपको कि हम 10 साल पहले के पेपर्स के कोई सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए जिसके आपके मार्क्स कट सके। सिंपल सी बात है भाई, हमारा यही फोकस है। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक हो, हमने तो उठा लिया, बहुत मेहनत की। अब इमेजिन करो 10 साल के पेपर्स हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए उठाया हुआ है, क्योंकि ये सेम सेशन आपके हर सब्जेक्ट के लिए हो रहा है इस हफ्ते। हर सब्जेक्ट का 10 साल का हर सेट, हर साल 3 से 4 सेट होते हैं, हर सेट हमने फरका हुआ है और सबसे निकालकर हमने उठा के रखा हुआ है। इतनी मेहनत की है हमने, तो भाई वीडियो को लाइक बनता है बिल्कुल, वीडियो को शेयर बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A 4 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 24 cm. The distance of the object from the lens is 16 cm. Find the position, size and nature of the image formed using the lens formula. तो लेंस फॉर्मूला वाला बहुत कॉमन सवाल है। अब आपका जो भी सवाल इसके बाद होगा उसमें सिर्फ नंबर बदल दिए जाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बहुत सारे आपके रे डायग्राम के ऊपर या तो न्यूमेरिकल पे सवाल आ जाते हैं, तो ये सेम टू सेम सवाल है, आप आगे कर सकते हो। मैं तरीका बता देता हूं आपको पहले वाले का, और अगर आपको मेरा वेरिफिकेशन मेथड पता है तो इसका जवाब तो आपके पास ऑलरेडी हो जाना चाहिए, है ना। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। मैं बताता हूं आपको कैसे इसको करना है। वेरिफिकेशन मेथड बाय अभिषेक सर, कैसे करना है इसको, ठीक है। अभिषेक सर मेथड से पहले कर लेते हैं। डायग्राम बनाओ भाई, बहुत सिंपल है, डायग्राम तो बनाओ, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ठीक है, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया, ठीक है। बताया जा रहा है कि आपका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये आपका रहा फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर का, तो आपका 2F1 कितना होगा, डबल उसका, है ना, 48। ऐसे ही यहाँ पे भी 24 और ये 48, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आपका ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है 16 सेंटीमीटर पे। अरे भाई साहब, जब फोकल लेंथ 24 है और ऑब्जेक्ट 16 पे रखा गया है, तो आपका ऑब्जेक्ट तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ना, तो आपका इमेज क्या होना चाहिए, इमेज आपका होना चाहिए वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड, छठवां रे डायग्राम, सिंपल, ठीक है। ये रहा आपके फोकल से जाता हुआ, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ, ये प्रोजेक्ट बैक होगा, यहाँ पे बनेगा इमेज। तो मेरी इमेज डिस्टेंस यहाँ पे आनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी हुई है। आप कोई मेजर करोगे इस तरफ, वो नेगेटिव ही आनी चाहिए, ठीक है। आपकी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 24 से, 24 से तो डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए, 16 से तो डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 16 फॉर श्योर, ठीक है। देख ले क्या वैल्यू आती है अभी। चलो, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। भाई साइज तो बताइए, मैग्नीफाइड होगा, सो यार वी शुड बी ग्रेट, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी ग्रेटर देन 4, मैग्निफिकेशन शुड बी पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी है,
एंड मैग्निफिकेशन शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इतनी सारी चीजें पता है हमें, अब बस सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो तेजी देखो, सॉल्व करते हुए तेजी देखो अभी, ठीक है। इतनी चीजें पता चल गया अभिषेक सर के मेथड से। अब न्यूमेरिकल मेथड 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v निकालना है, 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ आपको 24, पॉजिटिव लेना है आपको क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस u कितना है नेगेटिव -16। निकालो -16 प्लस 24 8 डिवाइड बाई 24 इंटू -16, 8 1 जा 8 2 जा, नेगेटिव वैल्यू आ गई आपको ना। तो v की वैल्यू कितनी हो जाती है, v की वैल्यू हो जाती है आपकी 24 इंटू 2 48 और -48 सेंटीमीटर। नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल 16 से ज्यादा बिल्कुल। अब मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन यू। v आपका मिला है आपको -48, u आपको मिला हुआ है -16, कट गया 3 टाइम्स। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ब्रो बहुत इजी है ब्रो ये। अब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैग्निफिकेशन इज 3, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4, यानी कि आपका इमेज हो गया है 3 गुना 12 सेंटीमीटर पे। तो हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन 4, खत्म। तो अभिषेक सर के वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू आपको समझ में आ गई क्या वैल्यूज आनी चाहिए और आ भी गया। तो इसी बेसिस पे आप आगे के सवाल देख लो जो रिपीटेटिव है, ठीक है। At what distance should an object be placed from a convex lens of focal length 18 cm to obtain an image at 24 cm from it on the other side? What will be the magnification produced in this case? ये भी 2010 का सवाल है, ठीक है। इस केस में आपका फोकल लेंथ 18 पे, इमेज आपका बन रहा है कहाँ पे 24 पे। तो इसको भी आप वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू करोगे, समझ में आ गया कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, दिखाता हूँ देखो, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 18 पे है, तो आपका 2f1 होगा 36 पे, ठीक है। और इमेज बता रहा है इज ऑन द अदर साइड, कहां पे 24 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इमेज बता रहा है आपको f2 2f2, ये 24 पर है, तो ये 18 हुआ, ये भी 36 हुआ। अब 24 तो भाई यहां पे बनेगा ना 18 और 36 के बीच में। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑफ कोर्स बियॉन्ड 2f1। पता है रे डायग्राम के हिसाब से when the object is between f2 and 2f2, image is between f2 and 2f2, object should be beyond 2f1, करेक्ट है ना। तो ये सीन है। तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू 36 से ज्यादा नहीं चाहिए। सारी चीजें आप वेरिफिकेशन मेथड को निकाल सकते हो, सब कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकली है, ठीक है बेटा। अब तीसरा देख लेते हैं एक बार, 2010 का सवाल है, 2012 का है। अब ये देखते हैं, ये 2018 का है। An object of height 4 cm is placed at a distance of 30 cm from the optical center of a convex lens of focal length 20। फोकल लेंथ 20 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 पे होगा, जो होगा 40। तो 40 और 20 के बीच में आता है 30, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा गया है, तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बनेगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में वहां पे अप्लाई करोगे तो ये सेम सीन आएगा। दोबारा आपको पूछेगा कि भाई बताओ क्या है साइज, इमेज वगैरह, सेम टू सेम। तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल बहुत गारंटीड है, बहुत ज्यादा गारंटीड है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस से बहुत सवाल आते हैं। 20 सेंटीमीटर पे है और ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, सेम केस, पिछले वाले सवाल का सेम केस, 30 20 सेम, नो डिफरेंस, ठीक है बेटा। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आ जाओ। अरे देख रहे हो 2015 में रिपीट हुआ, 2016 में रिपीट हुआ, 2019 में रिपीट हुआ, 2020 में रिपीट हुआ। कितनी बार मैंने पढ़ाते वक्त कहा हुआ है सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। What is a solenoid? A solenoid is nothing but a coiled laminated copper wire whose length is greater than its diameter. Correct. Draw the pattern of magnetic field lines of a current carrying solenoid. बना दिया। मैग्नेट का बना दिया, सेम टू सेम, नो डिफरेंस, ठीक है। List 2 distinguishing features between the two fields. What is the distinguishing features between these two fields? There is no distinguishing feature. इतना ये कि permanent magnet का magnetic field permanent है, solenoid का vary कर सकता है। You can change the polarity of solenoid's magnetic field. You cannot change the magnets. क्यों? क्यों भाई solenoid के केस में तो आप करंट का डायरेक्शन बदलोगे तो बदल जाएगा ना पोलैरिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पे कैसे बदलोगे, उठा के रखोगे ऐसे ठीक है। तो ये भी हो गया, 2019 का सवाल था ये। 2015 में क्या आया, व्हाट इज सोलिनॉइड, सेम। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, बना दिया। स्टेट द यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। व्हाट इज द यूज ऑफ अ सोलिनॉइड।
to magnetize other object. Number 1. Number 2, can be used in electric motors. बहुत सारे हैं यार. And list 2 properties of magnetic field line. Suppose, what are the properties? Magnetic field lines start from north pole, end at south pole. Inside the magnet, they go from south to north. Magnetic fields are strong near the poles. सब यार इतना easy सवाल देखो. अब देखो, state 3 factors on which the strength of magnetic field produced by current carrying solenoid depends upon. कौन सा है? वही वाला हमारा भाई, the amount of current passing through the solenoid current, number of turns of the solenoid, number of turns, length of the solenoid, iron core inside the solenoid. कुछ भी हो सकता है यार, बहुत easy. Draw circuit diagram of solenoid to prepare an electromagnet. लो सामने यहाँ पे इसका एक बैटरी लगा दो, खत्म. इतना इजी सवाल आपको आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो भी रिपीटेटिव ना. 15, 16, 19, 20 और भी होगा. देखो, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग. देयर इज ईदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड. हाँ ऑफ कोर्स. तो आपका जो सोलिनॉइड है वहां के ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस, क्योंकि एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड विद ईच अदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देयर. और दूर की तरफ क्या होता है? दूर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्प्रेड आउट हो जाता है. सेम सीन. ठीक है. द करंट कैरिंग सोलिनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यस, इट रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है. कंपास भी एक मैग्नेट होता है, अर्थ के नॉर्थ साउथ में सेट होता है, ये भी अर्थ के नॉर्थ साइड में सेट हो जाएगा. खत्म. ठीक है. 5वां सवाल. तो समझ पा रहे हो ना कि कितने लेवल पे इजी आता, कितना रिपीटेटिव है. ये भी है 2013, 14, 17 का सवाल. देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 20 ओम्स. तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए का इस्तेमाल करना है और आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है. रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. सिंपल. 2017 को आया. क्या है? और द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर सेम 0.01 सेंटीमीटर is 10 ohm. 20 ohms के बदले 10 ohms. If the resistivity of the metal of the wire is 15 to 10 power minus 8 ohm, find the length of the wire. Same फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस बार लेंथ निकालना है. तो ये हो जाएगा L is equal to RA upon rho. ठीक है. अब ये a wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half its original length. ठीक है. लेंथ अब आधा हो गया. Calculate the resistance of the new wire. R बताओ. What is the percentage change in its resistance? इसको कर लेते हैं. ठीक है. Many of you guys might not know this. तो इसको एक बार कर लेते हैं. ठीक है. अब देखो सब लोग पूरे ध्यान से देखो यहाँ पे. ठीक है. ओके. तो यार बहुत 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 इजी सवाल आता है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि कितने रिपीटेड है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी अपने टॉपिक्स होगी ना, सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. यही आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं. ठीक है बेटा. अब देखो ध्यान से. अब वायर हैज अ रेजिस्टेंस 16 ओम. आपके रेजिस्टेंस 16 ओम पे है, जब आपका फॉर्मूला रो एल अपॉन ए है. ठीक है. अब इस वायर को हमने लिया, उसको मेल्ट कर दिया इनटू अ वायर ऑफ इट्स हाफ लेंथ. ठीक है. तो आपका जो अब नया जो लेंथ है वो पुराने लेंथ का आधा है. पुराने लेंथ का आधा है L/2. तो यार लेंथ आधा हो गया तो एरिया का क्या होगा? सेम वायर है ना, सेम वायर का आपने लेंथ आधा कर दिया, बाकी आधा लेंथ का गायब हो गया? नहीं, क्योंकि लेंथ आधा हो गया, एरिया बढ़ गया होना चाहिए, एरिया डबल हो जाना चाहिए, है ना. क्योंकि बाकी लेंथ कहाँ गया? फिर गायब हो गया क्या? पिघल गया कहाँ? नहीं ना. तो लेंथ को जब आपने आधा किया तो आपने बेसिकली इसको मोड़कर ऐसे रख दिया, एरिया बढ़ गई. तो आपका जो नया एरिया है वो 2A हो गया. सिंपल है. अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर. न्यू वायर का रेजिस्टेंस निकालो आप. तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? R डैश इज इक्वल टू, मटेरियल तो सेम है तो रो का रो रहेगा, L डैश अपॉन A डैश. ठीक है. तो रो इज इक्वल टू L डैश इज L/2 एंड A डैश इज 2A. तो क्या हो गया? रो L अपॉन 4A. ठीक है. तो रो L अपॉन A तो 16 था, तो आपका R डैश कितना हुआ? 1/4 इंटू 16, 4 ओम्स. तो कितना चेंज आया भाई? नया रेजिस्टेंस आपका 4 गुना कम हो गया. न्यू रेजिस्टेंस हैज बिकम 4 टाइम्स लेसर देन योर ओल्ड रेजिस्टेंस. बहुत इजी सवाल. बट द पॉइंट इज रेजिस्टेंस फैक्टर 70 रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है. 6th क्वेश्चन 2013 में रिपीट हुआ है, 18 में रिपीट हुआ है, 20 में रिपीट हुआ है. क्या है?
राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, लिख दिया. Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 2 hours through a potential difference of 40 volt. अरे पता है हमें फॉर्मूला W इज इक्वल टू वी क्यू, V इज इक्वल W अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला ना, तो भाई W क्या है यहाँ पे, एनर्जी तो है, वर्क डन तो एनर्जी होती है. V पता है हमें 40 वोल्ट, चार्ज पता है 96,000 है ना, 96,000 वैल्यू निकालो. इन 2 hours हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 hours. 2 hours की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ सिंपल है, 2 hours भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो 96,000 इंटू 40 कितना होगा भाई, 96 इंटू 4, 6 4 24, 2 कैरी, 9 4 36, 38 और 1 0 2 3 4 0, तो ये आपके हो गए 38,40,000 जूल्स आपका हो गया एनर्जी. ठीक है, खत्म. इन 2 hours है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, यू गेट द आंसर. व्हाट राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सेम हो गया 2018, सिंपल. व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट passes through any wire, heat is generated. List 2 electrical appliances which work on this effect, your electrical iron and also your water heater. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से इतने सवाल आ गए. ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक से सवाल आपको आ चुके हैं. वो टॉपिक को नोट डाउन कर लो दोबारा, तो क्योंकि वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है. पहला था आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. दूसरा था आपका पावर ऑफ लेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो कितने बार रिपीट होते हैं. कॉन्वेक्स लेंस की न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली वर्चुअल रिटर्न एंड लार्ज इमेज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट. सोलेनॉइड का केस, बार मैग्नेट से रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस केस बहुत इंपॉर्टेंट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, ऑफ कोर्स है ना. आगे बढ़े अभी, चलो देखते हैं आगे क्या है. क्वेश्चन नंबर 7, 2013, 15 और 17 में रिपीट हुआ है सवाल. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल हेल्ड वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम ईस्ट सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अरे बाप रे, अरे बाप रे, बच्चे बेहोश होकर गिर जाएंगे. सर ये क्या पूछ ले रहे उन्होंने, देखो. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल held vertically in north south plane held vertically circular coil. ठीक है, मतलब देखो रखा कैसे गया है. ये आपका सर्कुलर कॉइल है, इसको ऐसे रखा गया, बस इतना ही है. तो आपको यहां से देखना है, दैट्स इट. ठीक है बेटा. तो साउथ प्लेन एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट. तो ये सर्कुलर कॉइल है, मैं ईस्ट से देख रहा हूं, तो मैं यहां से देख रहा हूं. तो यहां से जब देख रहा हूं मेरे को दिख रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ पोल बिकॉज इट्स एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट, हमें पता है स्कैन की तरफ से. अभिषेक सर्स मेथड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल होता है क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ पोल के लिए. नॉर्थ पोल खत्म. Vertically in east-west plane and an observer looking it from south. अच्छा, sees the current to flow in anti-clockwise direction. अरे यार जब भी उसने anti-clockwise देख लिया तो हो गया ना, बात खत्म हो गया, नॉर्थ पोल ही होगा. किसी भी डायरेक्शन से देखिए उसको क्या दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है. Horizontally and an observer looking it from below sees current to flow in clockwise direction. साउथ पोल खत्म. किसी भी डायरेक्शन में रखा हो, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल है, बात खत्म है ना. चलो, स्टेट राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्टेट करना, आपको बताना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है. ठीक है. हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड ऑन इंक्रीज द करंट थ्रू द कंडक्टर. बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड. रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदलेगा, रिवर्स हो जाएगा. राइट वन एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल. कहां इस्तेमाल होता है राइट हैंड थंब रूल, ये आया हुआ बोर्ड में, पता है आपको. राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कहां होता है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क. स्पैम हो जाना चाहिए, मुझे बताना कमेंट में ये भी कि कितना मजा आ रहा है आज आपको सेशन में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये सब. तो 2013 का सवाल था, मजा आ गया देखकर. क्वेश्चन नंबर 8, 2014 में रिपीट हुआ है, 17 में रिपीट हुआ है, 20 में रिपीट हुआ है. फ्यूज एक्ट्स लाइक अ वॉचमैन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि भाई जब ओवरलोडिंग होती है करंट की तो फ्यूज जल जाता है, आपके घर में कोई नुकसान हो जाए उससे पहले वो उस नुकसान को रोक देता है. तो दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ वॉचमैन टू योर इलेक्ट्रिकल सर्किट.
मेंशन द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इन द लाइन टू लाइट्स एंड फैंस। 5 एम्पियर का करंट सर्किट होता है। अप्लायंस ऑफ 2 किलोवाट और मोर पावर 15 एम्पियर का सर्किट होता है। पता है ना, लाइटिंग सर्किट, पावर सर्किट हमने पढ़ा हुआ है। पूरा का पूरा मेरा जो प्लेलिस्ट बताओ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लो वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक, सबका दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन आवर होम्स। तो स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो अलग है, ये चीज के लिए आपको रिपीटेटिव बता रहा हूं मैं। List 3 characteristic features of the electric current used in our houses. What are the characteristic features of the electric current used in our houses? भाई DC है, ठीक है, डायरेक्ट करंट है, लाइटनिंग सर्किट है, पावर सर्किट है, इनसाइड द हाउस इट इज सीरीज कनेक्शन, पैरेलल भी होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन मोस्टली, टू गेट द आइडिया। ठीक है, बी हो गया। व्हाट इज द फ्यूज, व्हाई इज इट कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस, हो गया। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अर्थ अप्लायंसेस, तो डोमेस्टिक सर्किट से सवाल आते हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डोमेस्टिक सर्किट का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इट इज डेंजरस टू टच द लाइव वायर ऑफ द मेन सप्लाई रादर देन न्यूट्रल वायर बिकॉज इट कैरीज करंट। इन हाउसहोल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड, yes, so that we can have higher amount of current in the circuit. Using fuse in a household circuit is important, of course, to safeguard your house from getting fire. repetitive question every year, but the topic here, domestic electrical circuit, becomes really important for us. ठीक है, moving on to question number 9 for all of you guys. Here we go. 2013, 15 और 16 का सवाल है। Refractive index, for sure, of course, and mostly the same question everywhere. Absolute refractive index of glass and water are 4/3 and 3/2 respectively. If the speed of light in glass is 2 × 10⁸, calculate the speed of light in vacuum and water. यार सिंपल तो है, ठीक है, आपको पता है n, आप देख लो, n of glass is equal to C/V of glass. Velocity of light in glass दे दिया गया आपको, है ना, velocity of light in glass into refractive index of glass equal to speed of light in vacuum. Velocity of light in glass is 2 × 10⁸. Speed of light, refractive index of glass is 4/3 is equal to C. Do you know the answer how to get it? Correct? 8/3 हो जाएगा, 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका जवाब फॉर स्पीड लाइट इन वैक्यूम। खत्म, ठीक है। अब दूसरा, वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जब आपको C की वैल्यू आ जाती है तो क्या करना है भाई, C की वैल्यू आ जाती है तो फिर आप निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C इंटू V ऑफ वाटर। आपको V ऑफ वाटर निकालना है, सो C डिवाइडेड बाई N ऑफ वाटर। तो C आप लिख दोगे 3 × 10⁸ और N ऑफ वाटर आप लिख दोगे 3/2, आपको जवाब आ जाएगा V ऑफ वाटर। खत्म, बहुत लड्डू सवाल, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव है, देखो कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर सेम, 3/2, 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सेम सवाल, सेम रिपीट, डिट्टो। Absolute refractive index of glass and water 1.5, 1.33। आपको डेसिमल, आपको फ्रैक्शन में डेसिमल दे दिया, सेम चीज पूछ लिया आपसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अनदर टॉपिक, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन विच इज रिपीटेड 4 years अगेन, 2013, 2014, 2015, 2017। गॉड, एंड दिस डेफिनेटली वुड हैव कम इन 2019, 2021 ऑल्सो, अगर अगेन ये टॉपिक डिलीटेड नहीं होता। ह्यूमन आई का ह्यूमन आई पार्ट डिलीटेड था ये, लेकिन मस्त है, देखो कैसे। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सीलियरी मसल, सबका फंक्शन लिखना है। कॉर्निया, 95% of refraction takes place in the cornea. Iris regulates the amount of light entering your eye. Crystalline lens focuses the light on the retina. Ciliary muscles helps the lens of our eye to accommodate different focal lengths. Or the ability of the eye lens to change its focal length comes from ciliary muscles. 2013, 15 और 16 में repeated सवाल. Same. List the parts of the human eye that control the amount of light entering into it. Iris. Explain how they perform this function with the help of pupil. Write the function of retina in human eye. And there we go, people. We end today's session. I really hope that all of you guys enjoyed today's session. मैं जो इसका PDF है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना टेलीग्राम में. एंड मेक श्योर, क्योंकि भाई टेलीग्राम में हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते रहते हैं, हम लाइव भी आते हैं टेलीग्राम में, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इट टुडे. और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशंस में फोड़ते रहना है भाई साहब, और आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशंस चाहिए,
और इन्हीं ऐसे सवालों को सॉल्व करते जाना है और इनके बारे में जानना है, तो भाई साहब हमारा 60+ लाइव क्लासेस का द्रोणा बैच आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ, वक्त और बर्बाद मत करो। ये द्रोणा बैच की जो फीडबैक है ना, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? मोबाइल फोन उठाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या फीडबैक आ रहा है, ठीक है? तो कुल मिलाकर अभी 250 बच्चे, ठीक है, ओवरऑल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मेरे ख्याल से कुछ और 50 सीट्स बाकी हैं, क्योंकि एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 50 सीट्स और बाकी है। मान लो 50 सीट्स में से मेरी रेटिंग कितनी है बताता हूं मेरे को मैं। आउट ऑफ 5 4.97 4.979 इज माई रेटिंग आउट ऑफ 5, ठीक है? 250 में से 200 बच्चों ने रेट किया हुआ है, बाकी 50 बच्चों ने रेट नहीं किया, ठीक है? और पढ़ के सुनाता हूं। सर, होमवर्क क्वेश्चन आंसर इज 6 सेंटीमीटर एंड सर और सेशन वॉज ऑसम। आपने मुझे अनम्यूट कर दिया सर, जिंदगी में पहली बार किसी ने अनम्यूट किया, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। बल्ले बल्ले सर, सेशन वाज ऑसम, इट वाज अभिषेक सर सेशन, तो ऑफ कोर्स इट वाज द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लव्ड फिजिक्स session as always, the class was amazing and super energetic, thank you so much. All the concepts taught in the session are absolutely clear, says Debayan. And thank you sir, love this session by Akash, and love you sir ji by Mannat, and OP session sir, balle balle, thank you so much from Ram, and so many feedback, man, this is crazy and this is the reason why we do this. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, मौका मत गवाओ। सेशन के साथ साथ आपके सेशन के अंदर जैसे आपने देखा लाइव डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगी टीचर्स के थ्रू, और आपको वेदांतु का डाउट ऐप एक्सेस भी मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री, जो आप सेशन के बाहर इस्तेमाल करके डाउट्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है? और हर एक सेशन का रीप्ले आप एग्जामिनेशन खत्म होने तक देख पाओगे, उसके बाद भी देख पाओगे, सो जब भी आपको डाउट आए वापस आ सको और ऐसे अमेजिंग सवालों को सॉल्व कर सको। साथ ही साथ यू आर ऑल्सो गोना गेट 5 मॉक टेस्ट पेपर्स एंड 2 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स फॉर योर प्रैक्टिस एवरी वीक फॉर एवरी सब्जेक्ट। दिस नॉट ओनली फॉर फिजिक्स बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश सबके लिए है। और भाई साहब अभिषेक सर कूपन कोड लग जाएगा तो 5,000 रुपए का जो एनरोलमेंट फीस है वो कम होकर 4,000 पर आ जाएगा। 20% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको। लिंक पर बस क्लिक करना है और एनरोल करना है, मौका मत गवाओ। जैसे मैंने कहा 50 सीट्स बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।